आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हाय गाइज, आई एम सरोज कुमार शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा साइंस कोचिंग सेंटर। गाइज, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर का जितना शॉर्ट क्वेश्चन है उन सारे शॉर्ट क्वेश्चन को इस वीडियो में डील करेंगे। इस वीडियो में बढ़िया से सीख लेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी केमिस्ट्री के प्रथम चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है पदार्थ का ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस क्या है? क्रिस्टलीय ठोस क्या है आपको बताना है। क्रिस्टलीय ठोस क्या है? तो आंसर हो जाएगा वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है। घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड इत्यादि। ठीक है, यानी जिनके घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होगी उनको कहा जाए क्रिस्टलीय ठोस। जो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, दानों के रूप में, दाना दाना के रूप में पाए जाते हैं, उनको क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। अगला है अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें तो हो जाएगा परिभाषा है, एक ठोस अक्रिस्टलीय कहलाता है जब इसके अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की परास व्यवस्था जो है लघु होती है, कम होती है, तो इसे कहा जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या है? प्लास्टिक, रबर इत्यादि सब है अक्रिस्टलीय ठोस है। अगला है आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं? आणविक ठोस से आप क्या समझते हैं? आणविक ठोस कहा जाए जिस ठोसों के क्रिस्टल जालक सरल विविक्त अणुओं से बने होते हैं। जिस ठोसों के क्रिस्टल जालक सरल विविक्त अणुओं से बने होते हैं वे आणविक ठोस कहलाते हैं, जैसे आयोडीन, सल्फर, सफेद फास्फोरस इत्यादि। ठीक है, इन सबको आप लिखते जाएं, नोटबुक में लिख लें और स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद कर जाएं। आयनिक ठोस की परिभाषा दीजिए। आयनिक ठोस की परिभाषा दीजिए। अगला क्वेश्चन है चौथा, आयनिक ठोस की परिभाषा दीजिए। तो कहा जाएगा जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं, यानी जिनका क्रिस्टल आयनों से बना होता है वे आयनिक क्रिस्टल या आयनिक ठोस कहलाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड इत्यादि। NaCl जो है सबसे मुख्य सोडियम आयनिक क्रिस्टल का उदाहरण Na+ और Cl- होता है। अगला धात्विक ठोस को स्पष्ट कीजिए। धात्विक ठोस का परिभाषा देना है। धात्विक ठोस का परिभाषा, तो जो ठोस धातु के गुण प्रकट करते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, यानी जिस ठोस में धातु का गुण है वे सब धात्विक ठोस कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। अगला सहसंयोजक ठोस से क्या अभिप्राय है? सहसंयोजक ठोस से आप क्या समझते हैं ये बताना है आपको। तो देखिए यहां हो गया जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणु से बने होते हैं। जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणु से बने होते हैं वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका इत्यादि। इन सबको सहसंयोजक ठोस कहा जाता है। अगला है सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा सोडियम धातु से कठोर होता है, क्यों? फिर से क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा सोडियम धातु से कठोर होता है, क्यों? तो आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl में Na+ और Cl- के मध्य आयनिक बंधन होता है, जिसके कारण ये अपेक्षाकृत कठोर होता है। सोडियम धातु में धात्विक बंधन होता है जो आयनिक बंधन की तुलना में कमजोर होता है, इसलिए सोडियम धातु NaCl की तुलना में नर्म होता है। सोडियम NaCl की तुलना में नर्म होता है। यहाँ मेन कारण है कि NaCl के बीच क्या है? आयनिक बंधन है जो काफी मजबूत होता है। आयनिक बंधन के वजह से ही क्या होता है? NaCl कठोर होता है, जबकि सोडियम धातु नर्म होता है, क्योंकि इसके भी बनने वाला बंधन काफी कमजोर होता है। ठीक है, अगला है रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की उप संयोजन संख्या क्या होती है? रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की उप संयोजन संख्या क्या होती है? तो कहा जाएगा रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की उप संयोजन संख्या 6 होती है। ठीक है, याद कर जाएंगे कि रॉक साल्ट प्रकार के संरचना में प्रत्येक आयन की उप संयोजन संख्या 6 होती है।
अगला है आयनिक क्रिस्टल में बारे उप सहसंयोजन संख्या क्यों नहीं पाए जाते हैं? आयनिक क्रिस्टल में बारे उप सहसंयोजन संख्या क्यों नहीं पाए जाते हैं ये बताना है। देखिए, घनीय रिक्तियों के निर्माण के लिए त्रिज्या अनुपात परास 0.732 से 1 होता है, यानी ये परास है, त्रिज्या अनुपात का परास इतना होता है, अतः उप संयोजन संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकता है, यानी इतना ही परास है तो इसके अंतर्गत उप संयोजन संख्या 8 से ज़्यादा होने का कोई चांस ही नहीं है, इससे ज़्यादा होता तो हो सकता था। अगला, क्या किसी दिए गए तत्व के षटकोणीय निविड संकुलन तथा घनीय निविड संकुलन संरचना के घनत्व समान हो सकते हैं? समझाइए फिर से। क्या किसी दिए गए तत्व के षटकोणीय निविड संकुलन तथा घनीय निविड संकुलन संरचना के घनत्व समान हो सकते हैं? आपको बताना षटकोणीय निविड संकुलन और घनीय, क्या दोनों का संरचना का घनत्व समान हो सकता है? तो देखिए, दोनों प्रकार की संरचना में घेरा गया कुल आयतन समान 74% होता है, अतः दोनों संरचना में उप सहसंयोजन संख्या 12 होती है, अतः दोनों संरचनाओं में घनत्व समान होगा। यानी सेम है, इसका कुल आयतन 74% घेर के रखता है और उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है? 12 होती है, अतः दोनों संरचनाओं में घनत्व समान होगा। ठीक है। एक क्रिस्टलीय ठोस में ऑक्साइड आयन घनीय निविड संकुल संरचना में व्यवस्थित है, यानी किस संरचना में है? घनीय निविड संकुल संरचना में व्यवस्थित है। धनायन ए समान रूप से अष्टफलकीय चतुष्फलकीय रिक्तियों में वितरित है। यदि सभी अष्टफलकीय रिक्तियां भरी हो तो ठोस का सूत्र क्या होगा? ये क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंसर, ऑक्साइड आयनों की घनीय निविड संकुल संरचना में प्रति एकक कोष्ठिका 4 ऑक्साइड आयन होने चाहिए। इसको याद कर लें, प्रति एकक कोष्ठिका 4 ऑक्साइड होने चाहिए। प्रत्येक ऑक्साइड आयन 2 चतुष्फलकीय रिक्तियों तथा 1 अष्टफलकीय रिक्तियों से संबंधित होता है, अतः 4 अष्टफलकीय तथा 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां होनी चाहिए। क्योंकि सभी अष्टफलकीय रिक्तियां ए द्वारा घेरी जाती हैं, अतः अष्टफलकीय रिक्तियों में 4 धनायन ए होंगे तथा समान संख्या में धनायन ए चतुष्फलकीय रिक्तियों में होंगे, अतः 4 ऑक्साइड आयन तथा 8 धनायन ए होंगे, अतः ठोस का सूत्र हो जाएगा। देखिए यहाँ सूत्र जो लिखा गया A8O, ठीक है, A8 या 8 नीचे है, A8O, या आप लिख सकते हैं A2O होगा, इसका सूत्र A2O या A8O होगा। ठीक है, इसको याद कर लेंगे बढ़िया से, ये 80 नहीं है, A8O है। अगला है घनीय निविड संकुल संरचना युक्त 1 मोल यौगिक में अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होंगी? घनीय निविड संकुल संरचना युक्त 1 मोल यौगिक में अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होगी? तो देखिए यहाँ अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर होता है संकुल में परमाणुओं की संख्या। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर संकुल में परमाणुओं की संख्या, सूत्र हो गया। तो यहाँ 1 मोल में परमाणु संख्या होता है 6.022 10 के पावर 23, 2 3 10 के पावर 23 होता है। तो यही क्या हो जाएगा? आपका रिक्तियां होगी, यही रिक्तियां होगी जो मोल में परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, 1 मोल में। अगला क्वेश्चन है संकुलन क्षमता को परिभाषित कीजिए या संकुलन दक्षता को परिभाषित कीजिए। तो देखिए यहाँ इसका संकुलन क्षमता का परिभाषा हो जाएगा, क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता कहलाता है। यह प्राय प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यदि किसी क्रिस्टल संरचना की एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं द्वारा कोष्ठिका का घेरा हुआ आयतन भी हो, भी खाली मान लीजिए, और एकक कोष्ठिका का कुल आयतन भी सेल हो, तो संकुलन क्षमता बराबर भी बटा क्या हो जाएगा? भी सेल गुना 100, भी बटा भी सेल गुना 100 हो गया। इसको भी जो मान लीजिए तो भी बटा भी सेल गुना 100 हो जाएगा, संकुलन क्षमता का सूत्र हो गया। 14 है किसी तत्व X की परमाणु त्रिज्या 3.6 एंगस्ट्रम है, इसकी एकक कोष्ठिका में सन्निकट पड़ोसी कण की दूरी क्या होगी? तो देखिए यहाँ त्रिज्या R का मान दिया गया है 3.6 एंगस्ट्रम, तो D बराबर क्या होता है? 2R होता है, व्यास बराबर 2R होता है ना, तो 2 इंटू 3.6 कर देंगे 7.2। तो यह जो व्यास आया यही सन्निकट पड़ोसी कणों की दूरी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि व्यास के निकट ही क्या होते हैं? कोई कण उपस्थित होते हैं, तो दूरी हो जाएगा 7.2 एंगस्ट्रम। अगला है फ्रेंकेल दोष एजीसीएल क्रिस्टल के घनत्व को परिवर्तित क्यों नहीं करता है?
यानी जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है, इसके घनत्व को फ्रेंकेल दोष क्यों नहीं बदलता है, ये बताना है। तो देखा चूंकि फ्रेंकेल दोष युक्त क्रिस्टल में आयनों की संख्या समान रहती है, इसलिए यह दोष क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं करता है। यानी मेन रीजन क्या है कि आयनों की संख्या समान रहती है, इसी कारण से यह परिवर्तित नहीं करता है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलों में कौन सा बिंदु दोष संबंधित ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है, यानी कौन सा दोष है जो ठोस के घनत्व को नहीं बदलता है। तो ये पढ़े कौन सा, फ्रेंकेल दोष, जो क्या करता है, घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। फ्रेंकेल दोष उपस्थित होने पर भी क्रिस्टल घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है कि फ्रेंकेल दोष है फिर भी घनत्व नहीं बदलता है, क्यों। तो मेन रीजन है फ्रेंकेल दोष में धनायनों अपने जालक बिंदु से हटकर अंतरकाशीय स्थान में आ जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी वह जो कण है उसी में रहते हैं लेकिन जालक बिंदु में चले जाते हैं, इस कारण से अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं, इस कारण से उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, शॉटकी तथा फ्रेंकेल दोष का क्रिस्टल की उदासीनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। शॉटकी तथा फ्रेंकेल दोष का क्रिस्टल की उदासीनता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा, शॉटकी तथा फ्रेंकेल दोष उपस्थित होने पर क्रिस्टल उदासीन बना रहता है। शॉटकी तथा फ्रेंकेल दोष उपस्थित होने पर क्रिस्टल उदासीन बना रहता है, यही मुख्य प्रभाव है। अगला है, CaCl2 तथा AgCl क्रिस्टल में मिलाने पर शॉटकी दोष उत्पन्न करता है, व्याख्या कीजिए। यह कैल्शियम क्लोराइड हो गया और सिल्वर क्लोराइड, जब इनको क्रिस्टल में मिलाया जाता है शॉटकी दोष उत्पन्न होता है, इसका व्याख्या करना है। तो देखिए, विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए 2Ag+2 आयन 1 Ca2+ द्वारा प्रतिस्थापित होंगे। जब मिलाएंगे तो Ag2+ जो है आयन 1 Ca2+ द्वारा प्रतिस्थापित होंगे, और तब प्रत्येक Ca2+ आयन के प्रवेश पर जालक स्थान में एक छिद्र उत्पन्न होगा, जालक स्थान में एक छिद्र उत्पन्न होता है। यही मुख्य उसकी बातें हैं। जैसे ही ऐसा छिद्र जब उत्पन्न हो जाता है तो वहां शॉटकी दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, F केंद्र क्या है। F केंद्र क्या है, तो कहा जाएगा वह स्थान जहां, क्वेश्चन था F केंद्र क्या है, तो आंसर होगा वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तियां में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, F केंद्र कहलाता है। वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तियों में, चाहे रिक्तिका के पास इलेक्ट्रॉन होता है, उसे F केंद्र कहा जाता है। अगला है, रिक्तिका को परिभाषित करें। रिक्तिका को परिभाषित करें, कर धातु परमाणुओं अथवा आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है तब इसके मध्य उपस्थित स्थान रिक्त कहलाते हैं। फिर से, धातु परमाणुओं अथवा आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है तब इसके मध्य उपस्थित स्थान रिक्तिका कहलाता है। अगला है, एक लवण का नाम लिखिए जिसे AgCl में मिलाकर धनायन रिक्तिका उत्पन्न की जा सकती है। तो देखिए, AgCl में मिलाने के लिए आप मिला सकते हैं CdCl2 या आप मिला सकते हैं SrCl2। इसको मिलाने पर रिक्तिका उत्पन्न होती है, रिक्तिका उत्पन्न होती है। यह कैडमियम क्लोराइड है, देख लीजिए, स्ट्रांसियम क्लोराइड है। अगला है, क्षारीय धातु हैलाइडों के रंग के लिए उत्तरदायी नॉन स्टोकियोमेट्री बिंदु दोष का नाम लिखिए। यहाँ दिया है, क्षारीय धातु हाइलाइडों के रंग के लिए उत्तरदायी नॉन स्टोकियोमेट्री बिंदु दोष का नाम लिखिए। तो कहा जाएगा, धातु अधिक अथवा ऋणायनिक रिक्तियां अथवा F केंद्रित। देखिए किसका क्या करना था क्वेश्चन, क्षारीय धातु हाइलाइट के रंग के लिए उत्तरदायी नॉन स्टोकियोमेट्री दोष का नाम लिखिए। आपको बताना है किस नॉन स्टोकियोमेट्री दोष के कारण क्षारीय धातु रंगीन होता है। तो वह नॉन स्टोकियोमेट्री दोष है धातु अधिकता दोष, ऋणायनिक रिक्तिका दोष अथवा F केंद्र दोष। ठीक है, 3 दोष है जिसको याद कर लेंगे। इसी कारण क्या होता है, नॉन स्टोकियोमेट्री जो है बिंदु होते हैं कलरफुल। अब दिया है, आप किस प्रकार NaCl संरचना को CaCl प्रकार की संरचना में और CaCl संरचना को NaCl प्रकार की संरचना में परिवर्तित करेंगे। आप NaCl का जो संरचना है CaCl में बदलना है और CaCl संरचना को NaCl में आपको बदलना है। तो देखिए, CaCl प्रकार की संरचना को NaCl प्रकार की संरचना में गर्म करके तथा
NaCl पर उच्च दाब आरोपित करके CaCl प्रकार की संरचना प्राप्त की जा सकती है। यानी CaCl प्रकार की संरचना को NaCl प्रकार की संरचना में बदलने के लिए उसे गर्म करना होगा। इसको गर्म करेंगे और इस पर उच्च दाब डालेंगे NaCl पर, तो ये संरचना चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगला, साधारण नमक शुद्ध सफेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है, क्यों? साधारण नमक देखे भी होंगे, सफेद होने के स्थान पर क्या होता है? पीला दिखाई देता है। तो क्यों ऐसा होता है ये बताना। तो मेन कारण है ऐसा जालक स्थानों में ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कारण होता है। ये स्थल एक केंद्र की तरह कार्य करता है, जिस कारण से यह पीला दिखाई देना शुरू हो जाता है। जिंक ऑक्साइड सफेद होता है, लेकिन गर्म करने पर यह पीला पड़ जाता है। समझाइए। जिंक ऑक्साइड ZnO यह क्या होता है? सफेद होता है, लेकिन गर्म करने पर पीला हो जाता है, क्यों? तो देखिए, जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तब यह निम्न समीकरण के अनुसार ऑक्सीकरण करता है। ZnO एरो है Zn2+n + ½ O2 + 2e। Zn2+ अंतरकाशीय रिक्तियों में व्यवस्थित हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए पड़ोसी अंतरकाशीय रिक्तियों में व्यवस्थित हो जाते हैं। इससे धातु अधिक दोष उत्पन्न होता है। अंतरकाशीय रिक्तियों में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यह पीला होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों द्वारा श्वेत प्रकाश के अन्य रंगों को अवशोषित कर लिया जाता है। यही कारण है कि यह पीला दिखाई देने लगता है। मेन कारण है कि अंतरकाशीय रिक्तियां जो है उसमें धातु अधिकता उत्पन्न कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालकों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालकों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कहा जाएगा ताप वृद्धि से अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। जब ताप बढ़ता है तो अर्धचालक की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर चुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय हो जाते हैं, क्यों? आंसर हो जाएगा, गर्म करने पर चुंबकीय चक्रण अनियमित रूप से अभिविन्यासित हो जाने के कारण लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाती है। यानी जैसे ही गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन चक्रण अनियमित रूप से अभिविन्यासित हो जाता है। अनियमित रूप से उसका नियम जो है अव्यवस्थित हो जाता है, जिस कारण से यह लौह चुंबकीय जो पदार्थ है अनुचुंबकीय में बदल जाता है। चलिए, तो इन सारे प्रश्नों को आप अच्छा से याद कर लेंगे, देख लेंगे और इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके सभी विषयों की पढ़ाई बहुत ही अच्छा तरीका से हो जाएगी। और आप इस चैनल के वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो लोग भी पढ़ पाएं। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।